हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला जी की बायोग्राफी का एक पार्ट है। तो शुरू करने से पहले जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन है और वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो कहानी का बैकग्राउंड ये है कि साउथ अफ्रीका में 300 सालों तक अपार्थाइड सिस्टम लागू था, जिसमें ब्लैक लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब कि जो वहाँ के वाइट लोग थे वो ब्लैक को अपने से बहुत इन्फीरियर मानते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। ब्लैक लोगों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता था, उन्हें प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा सकती थी, वो वाइट लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। जैसे कि एक टाइम पे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे कुछ लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, सेम उसी तरह का बर्ताव वहाँ पे वाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ कर रहे थे। और ब्लैक लोगों में भी इतना डर था कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से भी डरते थे। नेल्सन मंडेला ने इस सिस्टम के खिलाफ आंदोलन को लीड किया, जिसकी वजह से उन्हें 27 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा। और फिर जाकर 1994 में जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 400 में से 252 सीट्स लेकर इलेक्शन जीत गई, तब जाकर ये सब कुछ खत्म हुआ और यहाँ से कहानी शुरू होती है। बात है 10 मई 1994 की, जब नेल्सन मंडेला का ओथ टेकिंग सेरेमनी था। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि वो एक बहुत सुंदर दिन था, आसमान भी पूरा क्लियर और ब्राइट था। ये सेरेमनी इंटरनेशनल लीडर की लार्जेस्ट गैदरिंग थी साउथ अफ्रीकी सॉइल पर। वहाँ पर 140 से भी ज़्यादा देश के लीडर्स और ऑफिशियल्स आए हुए थे। ये सेरेमनी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हो रही थी और सालों तक ये सीट पर सिर्फ वाइट लोगों का कब्जा था और आज लग रहा था मानो जैसे इंद्रधनुष निकल आया हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों के और हर रंग के लोग वहाँ मौजूद थे। उस दिन अपने पिता के साथ नेल्सन मंडेला की बेटी ज़ैनिनी भी वहाँ मौजूद थी। फिर सेरेमनी शुरू होती है और सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। उसके बाद दाव मैकेबी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। फिर नेल्सन मंडेला की बारी आई, उन्होंने शपथ लिया और एक छोटा सा स्पीच दिया, जो कि कुछ इस तरह से था। आज हम सब अपनी प्रेजेंस से ये जो न्यू लिबर्टी यानी कि ये जो नया गणतंत्र है, इससे गौरव और आशा प्रदान करते हैं। हम सब ने जो इतने सालों तक ये डिजास्टर को सहा है, उसके बाद यहाँ एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसपे पूरी मानवता को गर्व हो। हम सबको ये दुर्लभ मौका मिला है कि हम दुनिया की मेजबानी इस सुंदर अफ्रीकी धरती पर कर रहे हैं। हम अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे लोगों को जो आज न्याय और जीत मिली है, उसे सेलिब्रेट करने हमारे साथ आए हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और लगातार भेदभाव के बंधन से मुक्त करने की हर संभव कोशिश करूँगा। आज के बाद इस सुंदर धरती पर कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। मानवता की जीत का ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता बनी रहे। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। इसके साथ वो अपनी स्पीच को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वहाँ की मिलिट्री का प्रदर्शन शुरू होता है। ये तो आप इंडिया में भी देखते होंगे कि कैसे सेरेमनी के बाद मिलिट्री भी अपना सम्मान देती है। मिलिट्री अपने विमानों से आसमान में प्रदर्शन करती है। उसके बाद वहाँ के चीफ मिलिट्री ऑफिसर्स न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति अपने लॉयल रहने की शपथ लेते हैं। इस समय पे नेल्सन मंडेला मनी मन सोच रहे थे कि ये वो वही ऑफिसर है जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और आज से पहले मुझे अरेस्ट करते थे। उसके बाद इम्पाला जेट आसमान में ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर का धुआं छोड़ता है और आसमान में अफ्रीकी फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वहाँ 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक वाइट लोगों के लिए नकोसी सिक्लेल और वहाँ के ब्लैक लोगों के लिए जिसका नाम डाई स्टेम है। और जो वहाँ के लोग थे उनको अपना नेशनल एंथम भी याद नहीं था। नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि भले ही आज इनको ये वर्ड्स याद नहीं है, पर कुछ सालों में ये उनके दिल में उतर जाएंगे। फिर वो कहानी में आगे बताते हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में एंग्लो बोर वॉर हुआ था, जहाँ पे वाइट लोगों ने ब्लैक के साथ भेदभाव करने का डिसीजन लिया था। और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में अब ये प्रथा खत्म होने जा रही है। उसके बाद वो बताते हैं कि बहुत खूबसूरत दिन है, पर इसके लिए हज़ारों लोगों की सैक्रिफाइस भी हुई है। ऐसा नहीं था कि नेल्सन मंडेला पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कई और इम्पॉर्टेंट लोगों को भी याद किया जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी बलिदानी दी है। वो कहते हैं कि मैं उन सब लोगों को धन्यवाद भी नहीं कर पाया और ना ही वो लोग इतना सुंदर इतिहास बनता हुआ देख पाए। इस सिस्टम ने जो लोगों को घाव दिए हैं, इसको भरने में अभी कई साल लगेंगे। इसके बाद वो उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था और जिनके नाम हैं ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ दादोस, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबकिस। वो आगे लिखते हैं कि अफ्रीकी धरती पर बहुत सारे रिच स्टोन्स और प्रीशियस मिनरल्स हैं
और ये जो लोग हैं जिनके नाम अभी मैंने बताए वो असली जेम है। नेशन से के लिए इनसे कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है। वो बताते हैं कि इन्हीं लोगों से उन्हें हिम्मत और साहस मिला है, और साहस का मतलब डर को भगाना नहीं, उस पर जीत प्राप्त कर लेना होता है। एक साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जिसने अपने डर पर जीत पाई हो। वो आगे लिखते हैं कि कोई भी नफरत करना सीख कर पैदा नहीं होता, उन्हें बताया जाता है कि ये खराब है, ये गंदा है, और अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार भी ज़रूर सिखाया जाता है। मेरे जेल के दिनों में मैं जब भी किसी पुलिस वाले से लड़ाई होती थी तो कुछ ही सेकंड के लिए सही, पर मैंने उनकी आंखों में भी अपने लिए मानवता की कुछ झलक देखी है, और इतनी ही झलक काफ़ी थी मेरे लिए आगे बढ़ते रहने को। आदमी की अच्छाई वो आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है पर बुझाया नहीं। वो आगे बताते हैं कि हर आदमी की दो ड्यूटी होती है। एक तो होती है अपने फैमिली के प्रति, जैसे अपने माँ बाप, अपने पति पत्नी या बच्चों की तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होती है अपनी कंट्री, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी, अपनी मातृभूमि की तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के लिए अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना एकदम इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके साथ डेली बेसिस पे बहुत एक्सट्रीम भेदभाव होता था, और जो भी उन जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, जैसे कि नेल्सन मंडेला के साथ ही हुआ। उन्हें 27 सालों तक जेल में रहे। इसकी वजह से उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने माँ, अपने बाप, पत्नी, बच्चों सबकी तरफ, वो सारा हक तो उनसे छिन गया। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही उनको आज़ादी की भूख थी। बचपन में तो वो आराम से अपने भाई बहनों के साथ घर के आसपास खेलने जाते थे, तालाब में जाते थे, और उस समय उनको कभी लगता भी नहीं था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि तब वो बच्चे थे। इसलिए उन्हें इस बात की कोई समझ नहीं थी कि ब्लैक अफ्रीकन्स को डेली बेसिस पर क्या क्या फेस करना पड़ता है। पर जब वो थोड़े बड़े हुए और जब वो अपने यूथ एज में आए, तब उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझ में आई कि कैसे ब्लैक्स के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है। और इसके लिए जब वो आवाज़ उठाना शुरू किए तो उन्हें देशद्रोही घोषित करके 1964 में जेल में डाल दिया गया। और वो लड़ाई वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हर उस ब्लैक अफ्रीकी के लिए लड़ रहे थे जिससे जीने का हक छीना जा रहा था। अब ये सोचो कि बाद में जब इनकी सरकार बन गई तो ये भी चाहते तो वाइट लोगों के साथ गलत कर सकते थे, क्योंकि अब सारी पावर इनके हाथ में थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग दूसरे की आज़ादी छीनते हैं वो खुद नफरत की जेल में बंद है। अगर कोई किसी और की फ्रीडम ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी फ्री नहीं है, वो खुद बंधा हुआ है बहुत तरह के हेट्रेड से, प्रिजुडाइज से और अपनी ख़राब सोच से। जो इंसान सही मायनों में आज़ाद है वो कभी दूसरे की आज़ादी नहीं छीनेगा, वो सबको आज़ाद देखना चाहेगा। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।